नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला फिर से हाजिर हूं आपके साथ प्रसंग में एक नए विषय के साथ। बिहार में हाल के घटनाक्रम ने एक बार फिर से यह बहस तेज कर दी है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में 26 विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन कितना सफल होगा। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लिए 38 पार्टियों वाले एनडीए को टक्कर देना बहुत दूर की बात है। इंडिया गठबंधन शायद चुनाव के पहले ही बिखर जाएगा। आइए आज बात करते हैं हम भारत में गठबंधन की राजनीति की। गठबंधन की राजनीति भारत में कोई नई नहीं है। देखते हैं कि कब गठबंधन की राजनीति भारत में शुरू हुई और कितनी सफल रही। अभी तक केंद्र की सभी गठबंधन सरकारों की सूची मैं आपको दिखा रहा हूं, जो आप यहां पर देख सकते हैं। केंद्र में पहली बार गठबंधन सरकार जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार थी। इस सरकार में मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के विरोध के आधार पर बनी जनता पार्टी में 13 दल शामिल थे। जनता पार्टी को 1977 के चुनावों में 43.2% मत और 271 सीटें मिली थीं। उसे अकाली दल और प्रजातांत्रिक कांग्रेस पार्टी का समर्थन भी मिला और इस प्रकार कुल 345 सांसदों के समर्थन से सरकार को 2/3 बहुमत प्राप्त था। इंदिरा गांधी स्वयं रायबरेली से 55,200 मतों से चुनाव हार गई थीं। इतना अधिक बहुमत होने के बाद भी यह गठबंधन सरकार चल नहीं पाई। इसका कारण यह था कि जनता पार्टी में समाजवादी नेता, ट्रेड यूनियन नेता और हिंदू राष्ट्रवादी नेता सभी शामिल थे। इन नेताओं की विचारधारा में भारी मतभेद थे। केवल कांग्रेस विरोध के आधार पर लंबे समय तक सरकार चलाना संभव नहीं था। जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने यह मांग करना प्रारंभ कर दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता छोड़कर ही सरकार में बने रह सकते हैं। इन नेताओं ने सरकार में बने रहने के स्थान पर संघ में बना रहना उचित समझा और सरकार से इस्तीफा दे दिया और साथ ही पार्टी से भी। जून 1978 में राजनारायण ने पार्टी अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह पर राजनीतिक हमले करना प्रारंभ कर दिया। 16 जून 1978 को चरण सिंह ने जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया। 1 जुलाई 1978 को चरण सिंह ने मोरारजी सरकार से भी त्यागपत्र दे दिया, परंतु 24 जनवरी 1979 को वो फिर से मंत्री बने। कुछ समय के बाद चरण सिंह और मोरारजी देसाई में आपस में मतभेद हुआ और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 19 जुलाई 1979 को अंततः मोरारजी देसाई को त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी ने चरण सिंह को सरकार बनाने का न्योता दिया। हालांकि उनके पास केवल 64 सांसद ही थे। बहुमत हासिल न कर पाने के कारण 3 हफ्ते में ही चरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और 2 वर्ष के अल्प समय में ही यह पहली गठबंधन सरकार पूरी तरह से विफल हो गई। जनवरी 1980 में राष्ट्रपति ने संसद को भंग करके नए चुनाव कराने का निर्णय लिया। 1980 के आम चुनावों में जनता पार्टी को मात्र 31 सीटें ही मिल सकीं। गठबंधन का दूसरा बड़ा प्रयोग 1989 में हुआ, जब कांग्रेस की हार के बाद जनता दल और अन्य क्षेत्रीय दलों से मिलकर बनी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार अस्तित्व में आई और विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। इस सरकार में धुर विरोधी भाजपा और वाम दल एक साथ आए थे। 1987 में रक्षा मंत्री के पद से हटने के बाद वीपी सिंह ने जन मोर्चा का गठन किया था। यह मोर्चा लगातार राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा था। 1989 के लोकसभा चुनाव के पहले वीपी सिंह ने जन मोर्चा, लोकदल, जनता पार्टी और कांग्रेस एस को मिलाकर एक जनता पार्टी बनाई। इसके बाद उन्होंने वाम और दक्षिणपंथी दलों को एक साथ लाकर राष्ट्रीय मोर्चा बनाया। वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने की कथा भी काफी रोचक और विचित्र है। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री का पद चाहते थे। उन्हें रोकने के लिए शुरू में यह कहा गया कि देवीलाल को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, परंतु अंतिम क्षण में देवीलाल ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार करके वीपी सिंह के नाम का प्रस्ताव कर दिया। इस तरह चंद्रशेखर को धोखे में रखकर वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने।
मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने पर भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया, जिससे दिसंबर 1989 में बनी यह सरकार नवंबर 1990 में ही गिर गई। इसके बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, लेकिन यह सरकार भी महज 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक ही चल पाई। इस प्रकार गठबंधन सरकार बनाने का यह दूसरा प्रयोग भी सफल नहीं हुआ। वीपी सिंह की सरकार बनने और गिरने के संबंध में यूट्यूब की चैनल पीपल ट्री लाइव हिस्ट्री इंडिया पर क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध एक वीडियो है, जो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। The short-lived National Front government led by VP Singh was marked by contradictions from the very start. It was a curious mix of leaders representing leftist, centrist, and right-wing political views, and they were often at odds with each other. Singh was surrounded by people guided by identity politics based on caste, religion, and region. Sworn political enemies, the right-wing Bharatiya Janata Party or BJP and the left parties or communists, became partners in a government at the center for the very first time since independence. But let's return to how Singh found himself in the Prime Minister's chair in the first place. It was his popularity following his campaign against corruption in the Bofors gun deal that made VP Singh a rallying point for parties opposed to his predecessor, Rajiv Gandhi. But running a government with so much conflict was a huge risk. Singh lurched from one crisis to another until his government collapsed in just 11 months. In fact, his troubles began the very day he was elected Prime Minister by his party, the Janata Dal. Political intrigue, drama, treachery, and the blind ambition of party leaders marked the process of his election. Singh's arch-rival Chandrasekhar made desperate last-minute attempts to sabotage his selection as Prime Minister. To outwit Chandrasekhar, a plan was hatched where Haryana leader Devi Lal was offered the post. Chandrasekhar supported the plan, but Devi Lal declined the offer. Instead, he suggested Singh's name. On the 2nd of December 1989, VP Singh was sworn in as Prime Minister at the head of a minority government. Devi Lal was appointed Deputy Prime Minister. 1996 में हुए 11वीं लोकसभा के चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 161 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को 140 सीटें मिली थीं। कांग्रेस ने सरकार न बनाने का निर्णय लिया। इस लोकसभा चुनाव में ज्यादातर सीटें क्षेत्रीय पार्टियों को मिली। कुल 543 में से 129 सीटों पर क्षेत्रीय दलों का कब्जा हो गया था। राष्ट्रपति ने सबसे बड़े दल के रूप में उभरी भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री का पद संभाला, लेकिन बहुमत साबित न कर पाने की वजह से उन्हें 13वें दिन ही प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। 1 जून 1996 को जनता दल के नेता HD देवेगौड़ा ने संयुक्त मोर्चा गठबंधन की सरकार बनाई, लेकिन उनकी सरकार भी मात्र 18 महीने ही चल पाई। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल ने अगले प्रधानमंत्री के रूप में 21 अप्रैल 1997 को पदभार ग्रहण किया, लेकिन वे भी करीब 11 महीने ही पद पर रह पाए और 1998 में देश में मध्यावधि चुनाव कराने पड़े। 1998 में एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए गठबंधन के प्रधानमंत्री बने। उस समय एनडीए की सहयोगी AIADMK की प्रमुख जयललिता ने अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों को वापस लेने और डीएमके के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पर दबाव बनाया, तो वे इसके दबाव में झुके नहीं। इसका नतीजा यह हुआ कि संसद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनने के 13 महीनों के भीतर विश्वास मत के दौरान 1 वोट से वो हार गए। इस विश्वास मत के दौरान जयललिता की पार्टी ने भाजपा से समर्थन वापस ले लिया था। 1999 में 13 दलों के गठबंधन के साथ अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस बार उनकी सरकार ने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। 1996 में इस्तीफा देने के पूर्व संसद में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रसिद्ध भाषण के कुछ अंश मैं आपको यहां पर सुना रहा हूं। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी,
मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या यूपीए की सरकार बनी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। यूपीए की सरकार को सपा और वाम दलों का भी बाहर से समर्थन प्राप्त था। इस चुनाव में यूपीए को 222 सीटें मिली। बाद में 2008 में वाम दलों ने यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, तब सपा ने सरकार को गिरने से बचाया था। इसके बाद 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में फिर से यूपीए की सरकार बनी और मनमोहन सिंह लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। यूपीए को इस चुनाव में 262 सीटें मिली। इसके बाद 2014 में फिर से राजग या एनडीए के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार आई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। इस गठबंधन की सरकार अभी तक चल रही है। इस चर्चा से इतना तो साफ ही है कि गठबंधन की सरकारें साधारणतया बहुत सफल नहीं रही हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि अधिकांश गठबंधन नीति और मुद्दों पर आधारित नहीं हैं, बल्कि अवसरवादिता पर आधारित रहे हैं। जब गठबंधन देश की जनता के हित में न किया जाए, बल्कि केवल इसलिए किया जाए कि अकेले किसी ताकतवर पार्टी को चुनौती देना संभव नहीं है और गठबंधन का आधार केवल किसी एक व्यक्ति का विरोध करना हो, तो ऐसे गठबंधन सफल नहीं हो सकते। हाल के वर्षों में गठबंधन की सफलता असफलता का प्रमुख कारण यह है कि गठबंधन का प्रमुख दल सरकार को बनाए रखने के लिए अन्य दलों पर निर्भर नहीं है। जहां गठबंधन में शामिल दलों को यह लगने लगता है कि गठबंधन का प्रमुख दल उन पर निर्भर हो गया है, वहां न केवल वो ऐसी शर्तें रखना प्रारंभ कर देते हैं जो प्रमुख दल को स्वीकार्य नहीं होती, बल्कि कभी कभी तो प्रमुख दल को अपमानित तक करने लगते हैं। ऐसे में गठबंधन का टूटना अवश्यंभावी है। गठबंधन की राजनीति के कुछ लाभ भी हैं। गठबंधन चलाने के लिए सभी को साथ लेकर चलना आवश्यक है, इसलिए गठबंधन सरकारें निरंकुश नहीं होती। सरकारों को न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत काम करना पड़ता है। गठबंधन की राजनीति में सशक्त विपक्ष का निर्माण भी होता है। आज एनडीए और भाजपा से लोहा लेने में कोई भी दल अकेला सक्षम नहीं है, परंतु यदि इंडिया गठबंधन सफल होता है तो वह चुनाव न भी जीत सके तो भी सशक्त विपक्ष की भूमिका तो अदा कर ही सकता है। तो आज गठबंधन की राजनीति के संबंध में प्रसंग में इतना ही। अपना फीडबैक जरूर मुझे दीजिएगा। आपसे आज विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे प्रसंग में एक नए विषय के साथ। नमस्कार।